औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में सी लैंग्वेज के बारे में इंट्रोडक्शन को देखा, सी लैंग्वेज की हिस्ट्री को स्टडी किया और सी लैंग्वेज के एडवांटेजेस के बारे में बातचीत की। आज के इस लेक्चर में हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम की जो बेसिक स्ट्रक्चर है हम उसके बारे में बात करेंगे। आज का लेक्चर इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। प्रोग्रामिंग की बेसिक्स आज हम स्टार्ट करेंगे। वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस का जिक्र करेंगे जो कि आपके किसी भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को लिखने के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। सो एज यूजुअल आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए। जो की पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज का जिक्र मैं करूं, आप उनको नोट डाउन करते जाएं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आप उनको पॉइंट आउट करें। आज का लेक्चर आपके स्टार्टिंग ऑफ सी लैंग्वेज के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो काम करने का स्टाइल है या जो कोड लिखने का तरीकाकार है, वो क्या है। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता चलूं। द फॉर्मेट और अ वे अकॉर्डिंग टू विच कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिटन इन सी इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। वो तरीकाकार, वो फॉर्मेट, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आप सी लैंग्वेज में कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के लिए अडॉप्ट करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उन्हें सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप इंग्लिश में कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, माई नेम इज़ वसीम, या आप कोई भी अपना नाम लिखते हैं, माई नेम इज़ अली, माई नेम इज़ अहमद। आप कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो उस स्टेटमेंट में आपको पता है कि इंग्लिश ग्रामर के कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। जहां पे स्टेटमेंट एंड होती है वहां पे एक फुल स्टॉप लगाएंगे। नेम का पहला लेटर कैपिटल होगा। ये क्या है? ये उस लैंग्वेज की ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उसको आसान अल्फाज में कहना मुनासिब होगा कि ये उस लैंग्वेज का फॉर्मेट है। सिमिलरली आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी कुछ फॉर्मेट्स और कुछ सिंटैक्स और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उन्हें उस लैंग्वेज का स्ट्रक्चर कहते हैं। अब डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। अब एक ही फॉर्मेट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं चलता। सिमिलर हो सकते हैं लेकिन डिटो कॉपीज नहीं होते। कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं और सम टाइम कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर तो टोटली मैकेनिज्म ही डिफरेंट हो जाता है। तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। सो इट प्रोवाइड्स अ वेल डिफाइंड वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स। इन स्ट्रक्चर्स का जो बेसिकली पर्पस होता है वो ये होता है कि आप एक वेल डिफाइंड मैकेनिज्म के अंदर अपना एक प्रोग्राम टाइप कर सकें, प्रोग्राम को लिख सकें। देखिए, मैं ये बात पहले भी कर चुका हूं कि जब तक आपके पास एक मैकेनिज्म नहीं होगा, एक मेथडोलॉजी आप यूज नहीं करेंगे, आपके पास एक तरीकाकार नहीं होगा जिसके थ्रू आपने काम करना है, तो कतई तौर पे आप उस चीज को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। या यूं कहना मुनासिब होगा कि अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप किसी भी अदारे में स्टे नहीं कर सकते। तो रूल्स एंड रेगुलेशन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस का पर्पस यही होता है कि आप उस जगह पे या उस काम को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकें। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेन पार्ट्स। आपके 3 तरह के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं एक सी के स्ट्रक्चर के। यानी कि आप यूं समझ लें कि हर एक प्रोग्राम जो भी आपने सी लैंग्वेज में लिखना है उसके लिए ये 3 चीजें उस प्रोग्राम में होना जरूरी हैं। वो 3 चीजें क्या हैं? नंबर 1 पे है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, नंबर 2 पे है द मेन फंक्शन, थर्ड नंबर पे आपके पास है सी स्टेटमेंट। आपने कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो आप इन 3 फेजेस को जरूर इन्वॉल्व करेंगे। अब हम वन बाय वन इनके पोस्टमार्टम्स करते हैं कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होती हैं, मेन फंक्शन क्या होता है और ये सी की स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती हैं। टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम। अब मैंने यहां पे एक छोटा सा प्रोग्राम आपके लिए लिख दिया। ये प्रोग्राम अगर मैं चलाऊंगा सी लैंग्वेज में तो ये बड़े आराम से एग्जीक्यूट होगा
और एग्जीक्यूट होने के बाद मुझे स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखा देगा माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। इतना ये जो डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा ये एज इट इज मुझे स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखा देगा कि माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। ये एग्जीक्यूशन के बाद रिजल्ट हमें ये देगा। अब इसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या है मैं एक्सप्लेन करता चलूं। पहले नंबर पे ये जो हैश इंक्लूड ये जो मैंने लिखा है इसे कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये बेसिकली एक हेडर फाइल है जिसका नाम है stdio। फुल फॉर्म इसकी है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। आपकी सी लैंग्वेज में जितने भी स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट के मेथड्स हैं वो सारे के सारे पहले से इस फाइल के अंदर डिफाइन कर दिए गए हैं। इस फाइल में चूंकि पहले से मौजूद हैं, अब यहां पे मैंने ये जो प्रिंट एफ का फंक्शन यूज किया है या प्रिंट एफ का वर्ड यूज किया है, इसको मैंने अपने प्रोग्राम में कहीं पे डिफाइन नहीं किया। और ये बात मैंने डे फर्स्ट पे आपको बताई थी कि कोई भी चीज आप प्रोग्रामिंग में करेंगे तो आप खुद डिफाइन करेंगे। आपको बताना पड़ेगा मशीन्स आर स्टूपिड, मशीन को बताना पड़ेगा व्हाट इज दिस। और कोई भी चीज आप विदाउट डिफाइन किए आप आगे नहीं चल सकेंगे। तो अब यहां पे मैंने प्रिंट एफ यूज किया। ये प्रिंट एफ क्या है? ये एक मेथड है। मैं अभी यहां पे सिर्फ लाइटली सा डिस्कस करूंगा इन चीजों को, ताकि मैं चाहता हूं कि पहले आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स सारे अच्छी तरह समझा दूं। फिर जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो फिर इंशाल्लाह वहां पे जाके मैं इनकी बारी के अंदर इनको मजीद डिफाइन करूंगा। लेकिन यहां पे बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको आइडिया मिल जाए कि इस प्रिंट एफ का मतलब क्या है। ये प्रिंट एफ एक फंक्शन है, एक मेथड है जो क्या करता है, आपकी स्क्रीन पे रिजल्ट को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब मैंने इस पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया कि ये प्रिंट एफ कैसे काम करेगा। क्यों नहीं किया? इसलिए क्योंकि ये पहले से उस लैंग्वेज में बता दिया गया हुआ है। प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स जो दुनिया में काम कर रहे थे इस लैंग्वेज पे या जिन्होंने मिलकर ये लैंग्वेज बनाई है, उन लोगों ने पहले ही बता दिया कि प्रिंट कैसे करना है। उन्होंने ये तरीका सारा महफूज कर लिया एक फाइल के अंदर जिसका नाम था stdio। तो मैंने क्या किया कि बजाय इसके कि मैं इसको डिफाइन करने के चक्करों में पड़ता, मैंने इसको जस्ट इस्तेमाल किया, यूज किया और मैंने इसकी फाइल जहां पे ये डिफाइन हुआ है उसकी फाइल अपने प्रोग्राम में शामिल कर ली। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। तो मैंने इस stdio फाइल को मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल किया और इस फाइल के अंदर पड़े हुए एक फंक्शन जिसका नाम प्रिंट एफ है उसको इस्तेमाल कर दिया। अब इस फाइल के अंदर उस फंक्शन की तमाम इनपुट और आउटपुट जितने भी फंक्शन हैं वो सारे इसके अंदर पड़े हुए हैं, डिफाइंड है। वो आगे चल के जब हम इस हेडर फाइल पे आएंगे तो मैं फिर वहां पे डिटेल आपको बताऊंगा कि ये फाइलें कैसे चेक होती हैं। नंबर 2 पे आपके पास है जी void main void। इसे कहते हैं मेन फंक्शन। मैंने 3 तरह के डिफरेंट आपको सेक्शन बताए हैं सी प्रोग्राम के। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, जो हमने यहां पे पहली लाइन देखी है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रही है। नंबर 2 पे है मेन फंक्शन। अब वो ये लाइन मेन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये मेन से मुराद क्या है? द मेन फंक्शन कम्स आफ्टर द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ये हमेशा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बाद लिखा जाएगा। आप इसको कभी भी पहले नहीं लिख सकते, हमेशा ये बाद में लिखा जाएगा। अब बेसिकली क्या करता है? इट इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ द एक्चुअल सी प्रोग्राम। ये आपके सी प्रोग्राम्स की जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये उसको डिफाइन करता है कि आपका सी प्रोग्राम यहां से शुरू हो रहा है। कल को जब ये कंपाइलर के हवाले किया जाएगा, कंपाइलर जब इसको ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेगा तो कंपाइलर अपनी जो वर्किंग है वो यहीं से शुरू करेगा, इस मेन वाले फंक्शन से स्टार्ट करेगा। इट इज द पॉइंट एट विच एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज स्टार्टेड। ये वो पॉइंट है जहां से एग्जीक्यूशन शुरू होगी। ये दूसरा सेक्शन आ गया मेन फंक्शन। अब तीसरे नंबर पे है जी प्रिंट एफ। ये जो चीज है, ये जो स्टेटमेंट है इसे कहते हैं सी स्टेटमेंट। और ये तमाम सी स्टेटमेंट्स एक सेमीकोलन के साथ एंड होंगी। एंड पे ये सेमीकोलन जरूर लिखा जाएगा क्योंकि ये इस लैंग्वेज में काम करने का रूल है। आप कोई भी स्टेटमेंट सेमीकोलन के बगैर एंड नहीं कर सकते। आपको हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, जो इस चीज को इंडिकेट करता है कि ये लाइन यहां पे खत्म हो चुकी है। और एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात कि आपकी जितनी भी सी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी इन ब्रैकेट्स के अंदर आएंगे। ये ब्रैकेट का जो सेट है इसे ब्रेसेस कहते हैं।
इन्हें कहते हैं ब्रेसेस, और ये जो छोटी ब्रैकेट है इसे कहते हैं पैरेंथेसिस। ये यूज हो रही है, इसे कहते हैं एंगल ब्रैकेट। जो यहाँ पे यूज हुई है ये लेस देन और ग्रेटर देन वाला सिंबल जो है इसे कहते हैं एंगल ब्रैकेट्स। ये जो ब्रैकेट्स हैं इन्हें कहते हैं पैरेंथेसिस, और ये जो ब्रैकेट का पेयर है इसे कहते हैं ब्रेसेस। मेन के बाद ये ब्रेसेस का एक ब्लॉक होगा पूरा, और तमाम सी स्टेटमेंट्स इस ब्लॉक के अंदर लिखी जाती हैं। ये एक सी लैंग्वेज में काम करने का तरीका है, एक फॉर्मेट है। अब हम इनको वन बाय वन इनके पोस्टमार्टम्स की तरफ आते हैं। पहले नंबर पे जो चीज हमने पढ़ी है वो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होती हैं? द कमांड दैट गिव्स द इंस्ट्रक्शन टू द सी कंपाइलर। वो कमांड जो कि आपके सी कंपाइलर को इंस्ट्रक्शंस देती हैं व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। उन कमांड्स को हम कहते हैं ये हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। देखिए प्री प्रोसेसर का मतलब क्या है? प्री का मतलब होता है पहले से, प्री प्रोसेस मतलब पहले से प्रोसेस की हुई चीजें हैं, तो इन शॉर्ट इन्हें लाइब्रेरीज कहते हैं। और डायरेक्टिव्स का मतलब नॉर्मली फोल्डर लेते हैं। तो मतलब क्या है कि ये लाइब्रेरीज के फोल्डर्स हैं जो पहले से डिफाइंड हैं, आप जस्ट इनको अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं। आप कोई ऐसे लिखते हैं उसके अंदर किसी ऑथर की बात को कोट करना हो तो आप क्या लिखते हैं? ही सेड दैट, आगे डबल कोट्स में उसकी एज इट इज बात लिखते हैं। आप ये नहीं कहते कि जनाब उसने कहा था तो मैंने अपने अल्फाज में लिखा, नो, आप कहते हैं ही सेड दैट, डबल कोट्स में आप उसकी बात को एज इट इज डिटो कॉपी की फॉर्म में लिख देते हैं। तो हमने भी यहां पे बेसिकली यही किया, हमने उसको बता दिया कि जनाब डिटो कॉपी जो लिखा है उसको उठा के यहां पे ले आओ एज इट इज। दे आर गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द सोर्स कोड। ये आपके प्रोग्राम के शुरू में लिखी जाती हैं। जितनी भी लाइब्रेरीज आपने यूज करनी है वो तमाम आप हैश इंक्लूड के साथ आप लिखेंगे और इनको अपने प्रोग्राम के शुरू में लिखेंगे। ये प्रोग्राम के एंड पे नहीं लिखी जा सकती या किसी और जगह पे नहीं लिखी जा सकती, ये प्रोग्राम के हमेशा शुरू पे लिखी जाएंगी। दे आल्सो नोन एज कंपाइलर डायरेक्टिव्स। इन्हें कंपाइलर डायरेक्टिव्स भी कहते हैं। A preprocessor directives begin with a hash sign followed by a word include or define। ये जो सिंबल है हैश, ये इसके साथ लिखी जाती है। और ये दो तरह की होती हैं, या तो इंक्लूड होती है या डिफाइन होती है। और जो मैंने एग्जांपल आपको दिखाई है उसमें मैंने इंक्लूड को यूज किया। एक इंक्लूड होती है, एक डिफाइन होती है। अब ये दो डिफरेंट काइंड के फोल्डर्स हैं। डिफाइन एक अलग है और इंक्लूड एक अलग है। ये दो डिफरेंट डायरेक्टिव्स हैं। इन दोनों के अपने अपने पर्पस हैं, वो आगे चल के भी हम डिस्कस करते हैं। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हमेशा हैश साइन के साथ शुरू होती हैं। वो दो तरह की हो सकती हैं, या तो डिफाइन होती है या इंक्लूड होती है। इट डज नॉट एंड विद द सेमीकोलन। और याद रखिएगा इसके एंड पे सेमीकोलन नहीं आता। सेमीकोलन हमेशा सी की स्टेटमेंट के एंड पे आएगा। सी स्टेटमेंट के एंड के अलावा और किसी जगह पे भी आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। जहां भी सी स्टेटमेंट लिखनी है वहां पे आप सेमीकोलन उसके एंड पे लगाएंगे। सो द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर प्रोसेस्ड बिफोर कंपाइलिंग द सोर्स कोड। जब आप ये अपना सोर्स कोड कंपाइलर के हवाले करते हैं तो कंपाइलर उसको कंपाइल करने से पहले आपकी तमाम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को प्रोसेस कर देता है। मतलब उनके अंदर से उठा के कोड को आपके कोड फाइल के अंदर लिख देता है। वो खुद ही कोड वहां पे टाइप करके ले आता है, कॉपी करके वहां पे ले आता है। सो द पार्ट ऑफ द सी कंपाइलर दैट टेक्स एक्शन ऑन द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर। ये कंपाइलर का एक कंपोनेंट होता है, कंपाइलर का कंपोनेंट होता है जिसे कहते हैं प्री प्रोसेसर, जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करता है, जिसकी ये जिम्मेदारी होती है कि उस लाइब्रेरी से डाटा उठा के आपके प्रोग्राम के अंदर ऐड करना। It does same processing before the actual compilation process starts। ये उससे पहले कुछ काम करेगा अपना। वो काम क्या करेगा कि वो लाइब्रेरी फाइल से डाटा उठा के लेके आएगा और उठा के लाने के बाद आपके प्रोग्राम में पेस्ट कर देगा। फिर उसके बाद कंपाइलेशन स्टार्ट करेगा अपनी। सो इंक्लूड डायरेक्टिव्स इज यूज्ड टू इंक्लूड द हेडर फाइल इन अ सी प्रोग्राम। आपके सी प्रोग्राम में हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए हम इंक्लूड डायरेक्टिव इस्तेमाल करते हैं।
हेडर फाइल क्या चीज़ होती है, मैंने पहले बता दिया, वो तमाम लाइब्रेरी फाइल्स जो आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं उन्हें हेडर फाइल्स कहते हैं। आगे चल के हम इसके ऊपर डिटेल से बात भी करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज आर एज, दो तरह की होती हैं, एक होती है इंक्लूड डायरेक्टिव्स और एक होती है डिफाइंड डायरेक्टिव। दो तरह की डिफरेंट डायरेक्टिव्स होती हैं। सो पहले बात कर लेते हैं इंक्लूड डायरेक्टिव कि ये इंक्लूड डायरेक्टिव्स क्या चीज होती है। द इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज्ड टू इंक्लूड द स्पेसिफाइड हेडर फाइल्स। अगर आप अपने प्रोग्राम में कोई चीज इंक्लूड करना चाह रहे हैं, शामिल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप इंक्लूड का वर्ड यूज करेंगे। मतलब देखें, दो तरह की चीजें हैं, या आप अपनी डिफाइन कर लें या आप पहले से डिफाइंड शुदा चीजों को इस्तेमाल कर लें। अगर आप पहले से डिफाइंड चीजों को यूज करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए फिर आपको इंक्लूड डायरेक्टिव यूज करनी पड़ेगी। दिस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव टेल द प्रोसेसर प्री प्रोसेसर, अब ये प्री प्रोसेसर क्या है, कंपाइलर का पार्ट है, टू इंसर्ट द डेफिनेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड फंक्शंस इनटू सी प्रोग्राम्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। जो भी फाइल का नाम आपने रखा होगा उस फाइल से वो जो भी फंक्शन आपने यूज करना है वो उसका कोड वहां से उठा के आपके कोड फाइल में ले आएगा। ये इसका काम होता है। द सिंटैक्स ऑफ इंक्लूड डायरेक्टिव्स टू इंक्लूड द स्टैंडर्ड हेडर फाइल इज एज फॉलो। अब ये सिंटैक्स से मुराद क्या होता है, उसका रूल, इसको लिखने का तरीकाकार वो क्या है कि पहले आप लिखेंगे हैश का सिंबल, उसके बाद आप लिखेंगे इंक्लूड, उसके बाद एंगल ब्रैकेट का पेयर लिखेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों, और उसके बिटवीन आप उस फाइल का नाम लिखेंगे जिस फाइल को आपने यूज करना चाहते हैं। वो math.h भी हो सकता है, सी टाइप है, iomanip है, बहुत सारी हैं लाइब्रेरीज फाइल्स। वो इंशाल्लाह जब हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस से गुजर के जाएंगे फिर मैं आपको फोल्डर बाकायदा वो दिखाऊंगा कि वो कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं जो आपके पास सी में पहले से मौजूद हैं। तो इसको लिखने का तरीकाकार क्या है, हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आप फाइल का नाम लिखेंगे। नंबर 2 पे डायरेक्टिव आपके पास होती है डिफाइंड डायरेक्टिव। अब ये डिफाइंड डायरेक्टिव क्या है, मैंने पहले बताया दो चीजें हैं, या अपनी बता दें या पहले से डिफाइंड शुदा चीजों को यूज कर लें। तो अगर पहले से डिफाइंड चीजों को यूज करना चाह रहे हैं तो वो इंक्लूड की मदद से होंगी, और अगर आप अपने प्रोग्राम में कोई अपनी चीज डिफाइन करना चाह रहे हैं, खुद बताना चाह रहे हैं, अपना असूल बनाना चाह रहे हैं, या अपनी कोई बात बताना चाह रहे हैं, अपना कोई वर्ड डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम डिफाइंड डायरेक्टिव का सहारा लेते हैं। सो दैट डिफाइंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज अनदर इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव। इट इज यूज्ड टू डिफाइन अ कांस्टेंट नॉन एज कांस्टेंट मैक्रो। वो तमाम चीजें जो आपने डिफाइन कर दी फिक्स हो जाती हैं, जो चीजें फिक्स हो जाती हैं उन्हें कांस्टेंट्स कहते हैं। कैन नॉट बी मूवेबल, कैन नॉट बी चेंजेबल, कैन नॉट बी एडिटेबल। जैसे पाई है, अब पाई की वैल्यू 3.1415 हमेशा सेम रहेगी, जितने मर्जी मैथमेटिक्स के रूल आते जाएं, जितने मर्जी नई फार्मूलेशंस इजाद होती रहे, लेकिन पाई का मतलब कभी भी 3.1415 से चेंज नहीं होगा। तो इन्हें कांस्टेंट मैक्रोस कहते हैं जो आप डिफाइन करते हैं। सो अ कांस्टेंट मैक्रो इज एन आइडेंटिफायर। हर वो चीज प्रोग्राम के अंदर जो आप खुद बता रहे हैं, जो आपकी डिफाइंड शुदा है, उसे आइडेंटिफायर कहते हैं। विच इज असाइंड अ पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू। हर वो चीज जो आप प्रोग्राम में खुद बताएंगे, खुद डिफाइन करेंगे, उसे आइडेंटिफायर कहते हैं। द वैल्यू ऑफ आइडेंटिफायर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जब तक वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता रहेगा वो वैल्यू वही रहेगी जो आपने एक बार बता दी है। जो फिक्स कर दिया वो फिक्स हो गया। सीलिंग फैन होता है ना, छत पे लगाने वाला पंखा, जहां लगाते हैं वहीं पे चलता है ना। अब आप उससे दूर बैठे हो, आपको हवा ना आती हो, तो ये तो नहीं होता ना पंखा उतार के अपने पास ले जाते हैं। उसके लिए फिर पेडिस्टल फैन यूज करते हैं आप। वो फिर एक और अलग चीज है, उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं, जो इस काबिल होती है कि वेरिएबल, चेंजेबल, जो काबिल होने के चेंज होने के काबिल होती है, तब्दील होने के काबिल होती है। वो आगे चल के हम स्टडी करेंगे। अभी हम यहां पे डिफाइन की बात कर रहे हैं।
द सिंटैक्स ऑफ डिफाइन डायरेक्टिव इज एज, अब आपने कोई चीज खुद डिफाइन करनी है अपने प्रोग्राम में, तो उसका तरीकाकार क्या है, हैश का सिंबल, डिफाइन का कीवर्ड। अब ये कीवर्ड क्या होते हैं, प्री डिफाइंड मीनिंग्स, प्री डिफाइंड वर्ड्स, पहले से डिफाइंड है, इनके मतलब क्लियर हैं, आप उन मतलब को चेंज नहीं कर सकते, उन चीजों को, उन बातों को आप बदल नहीं सकते, और ना ही अपने किसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। खास किस्म के अल्फाज होते हैं जो लैंग्वेज में पहले से डिफाइंड होते हैं, जिनको आप सिर्फ यूज कर सकते हैं, आप चेंज नहीं कर सकते, उन्हें हम कीवर्ड कहते हैं, उन्हें रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। आइंदा आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम इसके वर्ड के ऊपर भी बात करेंगे, एक पूरा लेक्चर हमारा इसके ऊपर होगा। तो सिंटैक्स क्या है, हैश, डिफाइन, फिर आइडेंटिफायर, जो भी नाम आपने रखना है वो नाम लिखें, उसके बाद एक्सप्रेशन, जो भी उसको वैल्यू या जो भी रिजल्ट आपने उसको देने हैं वो लिखते हैं। ये डिफाइंड डायरेक्टिव को लिखने का तरीकाकार है। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास है जी हेडर फाइल, जिसकी बात मैंने पहले भी की है। हेडर फाइल क्या होती है, हेडर का मतलब क्या होता है, टॉप, वो चीज जो टॉप पे लिखी जाती है उसे हेडर कहते हैं। ऐसी फाइल जो आप टॉप पे डिफाइन करते हैं उसे कहते हैं हेडर फाइल। तो इन शॉर्ट आसान अल्फाज में यह कहना मुनासिब होगा कि वो तमाम फाइल्स जो आप अपने प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं उन फाइल्स को हेडर फाइल्स कहते हैं, जो कि प्रोग्राम के शुरू पे लिखी जाती हैं, वो आप इंक्लूड की मदद से लिखते हैं। द हेडर फाइल कंटेन द डिक्लेरेशन और इंफॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। जैसे मैंने बताया स्टार्ट में कि प्रिंट एफ का जो फंक्शन है, अब ये जो फंक्शन है ये stdio.h फाइल के अंदर पड़ा हुआ, लिखा हुआ, वहां पे डिफाइंड है पूरा का पूरा वहां पे। तो वो जो फाइल जिसमें ये डिफाइंड है उस फाइल का नाम क्या है, stdio। तो ये जो फाइल है ये क्या है, ये हेडर फाइल है। और इस हेडर फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो .h होती है। इन सी लैंग्वेज देयर आर मेनी हेडर फाइल्स, एक दो नहीं है, काफी सारी होती हैं। ईच फाइल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फंक्शंस। जैसे math.h है तो इसके अंदर मैथमेटिक्स से रिलेटेड फंक्शंस हैं। IOMIN के नाम से है तो वो इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन से रिलेटेड है, उसके अंदर string.h है तो उसके अंदर स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस हैं। तो बेसिकली किया ये गया हुआ है कि जो कैटेगरी से रिलेटेड फंक्शंस हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया गया हुआ है और उसको एक नाम दे दिया गया हुआ है। A header file must be included at the beginning of the program in which you want to use their functions। अगर आप किसी भी हेडर फाइल का कोई फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आपकी मतलब प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने प्रोग्राम के शुरू में इसको इंक्लूड करे। अगर वो इंक्लूड नहीं करता तो वो फंक्शन आप यूज नहीं कर सकते, वो आपको ग्रामेटिकल एरर देगा कि आपने ग्रामर की खिलाफ वर्जी की या वायलेशन की है। तो इसलिए प्रोग्राम के शुरू में उसको इंक्लूड करना आपके लिए जरूरी समझा जाता है। आप प्रोग्राम में कंटेन मैनी हेडर फाइल्स, और ये भी याद रखें कि जरूरी नहीं है कि एक प्रोग्राम में एक ही हेडर फाइल आएगी, आप एक प्रोग्राम में कई हेडर फाइल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वक्त में बैक वक्त आप 4, 5, 10, 15 जितनी चाहें हेडर फाइल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। The include preprocessor directive is used to include the header file into the program। अब इस काम के लिए हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए आप इंक्लूड डायरेक्टिव को यूज करते हैं। द नेम ऑफ हेडर फाइल इज रिटन बिटवीन एंगल ब्रैकेट्स। ये जो एंगल ब्रैकेट्स आप देख रहे हैं ना, ये इनकी मदद से इनके अंदर लिखा जाता है फाइल का नाम। या अगर आप ये एंगल ब्रैकेट यूज नहीं करना चाहते तो डबल कोट्स, जैसे कि ये बाहर लिखे हुए हैं, आप सिर्फ डबल कोट्स के अंदर भी फाइल का नाम लिख सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड आपको ये है कि आप एंगल ब्रैकेट को यूज करें। द सिंटैक्स टू इंक्लूड अ हेडर फाइल एट द बिगिनिंग ऑफ द सी प्रोग्राम इज एज सेम लाइक इंक्लूड डायरेक्टिव। जिस तरह इंक्लूड डायरेक्टिव में लिखा जाता है बिल्कुल उसी तरह हेडर फाइल में हेडर फाइल को इंक्लूड करने का तरीकाकार भी वही है। In most of C programs, header files stdio.h is used। आपके तकरीबन हर एक प्रोग्राम के अंदर ये stdio.h लिखा जाएगा, क्योंकि इसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं हो सकता जिसमें आपने इनपुट ना लेनी हो, कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं होता जिसमें आउटपुट ना हो,
तो इनपुट और आउटपुट हर प्रोग्राम का जरूरी हिस्सा है। तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि हर प्रोग्राम में आपको stdio.h को शामिल करना जरूरी है, उसके बगैर गुजारा नहीं। आप उस प्रोग्राम में लाजमी तौर पे ऐड करेंगे। द वर्ड stdio मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। stdio का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। कि आपकी इनपुट और आउटपुट के जो स्टैंडर्ड मेथड्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर डिफाइंड है, इस हेडर फाइल में डिफाइंड है। द फाइल कंटेन्स द डिक्लेरेशन ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। सो इस फाइल के अंदर आपकी इनपुट और आउटपुट से मुतल्लिका जितने फंक्शंस हैं वो तमाम प्रॉपर्ली डिफाइंड है। The scanf and printf functions are most commonly used input and output functions. इनपुट लेने के लिए हम scanf को यूज करेंगे और आउटपुट लेने के लिए हम printf को इस्तेमाल करेंगे। इनके अलावा भी काफ़ी फंक्शन है, puts है, gets है, और भी काफ़ी फंक्शंस है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी इनिशियली आपके शुरुआत के दिनों में आप यही याद रखें कि scanf और printf दो फंक्शंस होंगे जो हम इस्तेमाल करेंगे stdio के। एक इनपुट के लिए इस्तेमाल होगा और प्रिंट ऑफ आउटपुट के लिए इस्तेमाल होगा। अब आते हैं अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ, वो है मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन क्या है? मैंने जैसे कि पहले भी बता दिया कि ये एग्जीक्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से आपका कंपाइलर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव द मेन फंक्शन। अगर आप किसी प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं लिखेंगे तो वो प्रोग्राम कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंपाइल ही नहीं होगा, एरर देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो तो उसके लिए जरूरी है कि आपका जो प्रोग्राम है उसके अंदर मेन फंक्शन होना चाहिए। मस्ट है कि उसके अंदर, प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन होना चाहिए। दिस फंक्शन कम्स आफ्टर द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, और ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बाद लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि ये सी प्रोग्राम की एक्चुअल वर्किंग को स्टार्ट करता है। इट इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ द एक्चुअल सी प्रोग्राम के सी प्रोग्राम यहां से शुरू हो रहा है, ये इंडिकेट करेगा। इट इज द पॉइंट एट विच एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज स्टार्टेड। ये वो पॉइंट होगा जहां से आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। और मेन फंक्शन का जो जनरल सिंटैक्स है वो ये है, वॉइड मेन पैरेंथेसिस के अंदर वॉइड। मैंने पहले भी बताया कि इन ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस कहते हैं, ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस। अब इसके अंदर जो वॉइड मेन वॉइड का जो मतलब है मैंने पहले डिफाइन नहीं किया। आपके ज़हन में यकीनन क्वेश्चन होगा कि यार ये वॉइड तो सर ने बताया नहीं था, तो वॉइड की बात अभी कर लेते हैं। द कीवर्ड वॉइड इज यूज्ड बिफोर द मेन फंक्शन। ये मेन फंक्शन से पहले जो वॉइड लिखा जा रहा है ना, इसका मतलब पता क्या है? मेन फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू व्हेन प्रोग्राम टर्मिनेट्स। देखें, दो तरह की चीजें होती हैं। एक होता है कि आपके पास कोई काम आप किसी को कहते हैं, तो दो वजह, दो उसके रिजल्ट हो सकते हैं। या तो उसने आपको बदले में रिस्पॉन्स करना होता है, या वो काम कंप्लीट करके अपने काम में मसरूफ हो जाए और आपको रिस्पॉन्स ना करे। तो अगर तो आप चाहते हैं कि आपका मेन फंक्शन आपको रिस्पॉन्स करे, तो रिस्पॉन्स लेने के लिए फिर ये वॉइड नहीं होगा, फिर यहां पे कुछ आपको और डाटा टाइप यूज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फंक्शन रिस्पॉन्स ना करे, बस जो काम दिया वो कर ले, तो उसके लिए फिर आप वॉइड यूज करते हैं। सो दिस फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, रिटर्न कुछ नहीं करेगा हमें। सो वी कैन यूज इंट आल्सो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोग्राम लॉजिक। अपने प्रोग्राम की लॉजिक के मुताबिक आप यहां पे इंट, फ्लोट, डबल, करैक्टर जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, वो जरूरत के मुताबिक है। आगे चल के जब आप प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देंगे, आपकी एक अच्छी कमांड बन जाएगी प्रोग्रामिंग के ऊपर, फिर आप इस बात की समझ आ जाएगी कि हाँ यार, हम यहाँ पे वॉइड की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। लेकिन अभी स्टार्टिंग पे आपने ये समझना है कि यहाँ पे हमने अभी वॉइड ही लिखना है, क्योंकि अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने सिर्फ अभी वॉइड लिखना है। The use of void or int before the main function and void in brackets of the main functions are optional. ये आपकी चॉइस होती है कि आप यहां पे void लिखें या ना लिखें, वो आपकी चॉइस है। लिख लेंगे तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो सम टाइम वो एरर देगा, सम टाइम वो एरर नहीं देगा।
वो एरर जब नहीं देगा तो उसकी वजह होगी एरर क्यों नहीं दे रहा, और जब वो एरर देगा तो उसकी भी वजह होगी, बताएगा कि क्यों एरर आया। वो आगे चल के जब हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्टडी करेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कहाँ पे एरर आएगा और कहाँ पे एरर नहीं आएगा।